हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। ठंड बहुत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अब आप देख सकते हैं मेरी हालत किस तरीके से हो गई है। चलिए, डीएनए डुप्लीकेशन के बाद जो हमारी सेकेंड प्रक्रिया है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, यानी सेंट्रल डोग्मा की जो सेकेंड प्रक्रिया है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक को चुना है और उसी ट्रांसक्रिप्शन को हम अच्छे से जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। आप देखिए, आपके सामने मैंने लिखा है ट्रांसक्रिप्शन, हेडिंग डाली है और उसकी मैंने डेफिनेशन जो है वो लिख दी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रांसक्रिप्शन की जो ये प्रोसेस है, आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन मैंने लिखा है इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है। ट्रांसक्रिप्शन की जो हिंदी है उसे अनुलेखन बोलते हैं। और ये देखिए कि मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी करने की जो प्रोसेस है ना, किससे? वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड से। इसका मतलब होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पे आरएनए जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, इनटू आरएनए किसके अंदर कोडेड की जाएगी? दैट इज इनटू आरएनए। यानी ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में बदली जाएगी और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? मैं अपनी बात को फिर रिपीट करता हूं कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपीइंग की जाती है, कहां से? फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड से की जाती है और बदला किस में जाता है? आरएनए में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन की कुछ विशेषताएं हैं, अगर मैं उन विशेषताओं का उल्लेख करूं, यानी अगर पता चले तो सबसे पहला यह है कि हम ये कहेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, ठीक है, यानी ट्रांसक्रिप्शन की जो ये प्रोसेस होती है इसका जो बेसिस होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसका बेसिस होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की पूरक के बारे में यहां पे बात की जा रही है। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही नहीं हो जाएगी। मतलब डीएनए से जब आरएनए की प्रक्रिया बनेगी, यानी डीएनए से जब आरएनए बन रहा होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। यानी जो डीएनए बन रहा होगा उसका जो डीएनए है उस डीएनए से जो आरएनए बन रहा होगा वो आरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। इस बेसिस पे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आधारित होता है। यानी ऐसा नहीं कि आरएनए अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो उसमें कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं पाई जाएगी, कॉम्प्लीमेंटेरिटी इसके अंदर पाई जाती है। दूसरा चीज यहाँ पे एक और प्रक्रिया होती है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो क्या होता है कि एडिनोसिन पेयर्स विद, क्या हो जाएगा बेटा? एडिनोसिन पेयर्स विद, यानी जो एडिनोसिन होगा वो किससे पेयर करेगा? आप बोलेंगे यूरेसिल से पेयर करेगा सर। ठीक है, यानी यूरेसिल के साथ जो है ये पेयर करेगा। तो मैंने क्या लिखा? एडिनोसिन पेयर्स विद यूरेसिल। बात वही रहेगी, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे तो एडिनोसिन जो है वो यूरेसिल के साथ पेयर करेगा। दूसरा ये है कि ओनली, तीसरी जो प्रक्रिया है, ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ, आप ऐसे याद करेंगे कि ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे ट्रांसक्राइब्ड। अंडरस्टैंड? यानी हम सीधा ये बोलेंगे कि ओनली ए सेगमेंट, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर डीएनए का केवल एक सेगमेंट ही ट्रांसक्राइब्ड होता है, यानी ट्रांसक्राइब्ड होता है, यानी अनुलेखित होता है। यानी डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट ही आरएनए के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। और आप जानते हैं कि जो आरएनए डीएनए से बनाया जाता है उस आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। चौथा पार्ट ये है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा है ओनली स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। और दूसरी चीज ये कहा जाता है कि ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। ओनली सिंगल डीएनए स्ट्रैंड is used in ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन जो है, मतलब सॉरी आरएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें है सवाल ये कि एक डीएनए का स्ट्रैंड किया जाता है तो दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं किए जाते? तो हम यहाँ पे ये बात कहेंगे कि बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है,
बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फॉर ट्रांसक्रिप्शन। उसकी दो वजह हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा है कि बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, या उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें पहला कारण है कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर दोनों स्ट्रैंड्स का अगर इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, किसके लिए, अगर दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के अंदर अगर किया जाएगा, या दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल जो है वो टेम्पलेट के रूप में किया जाएगा, टेम्पलेट का मतलब सांचे के रूप में अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो दे विल कोड फॉर, तो हम ऐसे बोलेंगे कि दे विल कोड फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड, आप ऐसे बोलेंगे कि कोड फॉर डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सीक्वेंस। हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो ये किसके लिए कोड हो जाएंगे, आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल, यानी आरएनए मॉलिक्यूल के लिए तो कोड होगा ही, आप क्योंकि जानते हैं इनसे बनने क्या वाला है, आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस, ठीक है, विद डिफरेंट सीक्वेंस, यानी इनका जो सीक्वेंस होगा वो अलग अलग सीक्वेंस में होंगे अगर दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है, तो डिफरेंट सीक्वेंस जो है वो बनते चले जाएंगे। और डिफरेंट सीक्वेंस अगर बनेंगे तो ये क्या करेंगे कि ये जो चीज है ना ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, तो हम ऐसे बोलेंगे कि कॉम्प्लिकेट द मशीनरी, कॉम्प्लिकेट द, ठीक है, जेनेटिक, आप ऐसे बोलेंगे कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है, क्लियर। तो मैंने क्या बताया कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल टेम्पलेट के रूप में किया जाएगा तो ये अलग अलग, यानी कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल्स, यानी आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए कोडेड होगा, लेकिन उनके सीक्वेंस जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी है वो क्या कर जाएगी, कॉम्प्लिकेट कर जाएगी, अब बड़ी दिक्कत आने लगेगी, यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगेगा कि कौन सा जो आरएनए है वो किस प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए कोडेड है, ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। दूसरा जो इसके अंदर प्रक्रिया आने वाली है वो ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल टेम्पलेट के रूप में किया जाता है, ठीक है, अगर दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल जो है वो टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप ये जानते हैं कि दोनों का अगर इस्तेमाल टेम्पलेट के रूप में किया जाएगा तो आप जानते हैं कि दो चेन, यानी जो आरएनए के मॉलिक्यूल है उस आरएनए मॉलिक्यूल की दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाएगी, और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, और कॉम्प्लीमेंट्री अगर होंगी तो ये लोग क्या बना लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ये लोग ज्वाइन करके यानी क्वाइल्ड होके क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या बनाएंगे, क्वाइल्ड हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या बनाएंगे भैया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो बना लेंगे, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो बना लेंगे। और आप जानते हैं कि जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा वैसे ही अब तो प्रोटीन नहीं बन सकती, यानी प्रोटीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज, यानी प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज नहीं की जा सकती है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, इसीलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में नहीं किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में डीएनए के जिस स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड, अंडरस्टैंड, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आगे आ जाइए, ये बात मैंने आपको बताई। आगे अगर आप ध्यान दें तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन के पास एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है वो बोला जाएगा। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का मतलब होता है, जैसा कि मैंने अभी इस लाइन पे बताया है, क्या तीसरा वाला पॉइंट मैंने बताया है कि ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, तो डीएनए का एक छोटा सा जो टुकड़ा है वही केवल ट्रांसक्राइब किया जाता है, इसका मतलब उस छोटे से टुकड़ा, जो वो छोटा सा टुकड़ा है वो एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के रूप में बिहेव करेगा, ओके। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होते हैं, इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कई पार्ट होते हैं,
ठीक है, पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। ठीक है, प्रोमोटर। और ये प्रोमोटर जो है वो जो आरएनए की सिंथेसिस यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के लिए इनिशिएशन करती है, यानी यही शुरुआत करती है। क्लियर है? इनिशिएशन करती है। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट है उसका नाम है स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलेंगे इसको हम? स्ट्रक्चरल जीन। यानी वो जीन, स्ट्रक्चरल जीन का मतलब होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो हिस्सा जो पॉलीमर बनाएगा, यानी इलॉन्गेशन कराएगा। क्या कराएगा? इलॉन्गेशन। जब पूरी प्रक्रिया आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे मैंने क्यों लिखा था, बल्कि बहुत आसान हो जाएगी आपकी प्रक्रिया। और थर्ड प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। ठीक है, इसको हम टर्मिनेशन बोलते हैं। और इसी टर्मिनेशन का काम क्या होता है बेटा? टर्मिनेटर का काम होता है। टर्मिनेटर का मतलब होता है कि आरएनए की जो सिंथेसिस हो रही है ना, टर्मिनेटर के रूप में आरएनए की जो सिंथेसिस हो रही है उस आरएनए सिंथेसिस को रोक देना। ठीक है, ये किसका काम होता है? टर्मिनेशन का। तो हम ये बोलेंगे कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में तीन चीजें होती हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन। अंडरस्टैंड? अगर हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में देखें तो ये तीन पार्ट है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को सही करने के लिए हमारी मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कुछ चीजों की भी जरूरत होती है। आप जानते हैं बिना एंजाइम के आपकी बॉडी के अंदर कुछ चीजें जो है वो, यानी बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं और वो नहीं हो पाती हैं। तो क्या क्या चीजें ये रिक्वायर करता है उस चीज पे जरा हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो है उसको ये चाहिए एक आरएनए पॉलीमरेज। अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा तो आरएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा कौन? ठीक है, यानी आरएनए पॉलीमरेज जिम्मेदार क्यों होता है? ये टू मेक मैसेंजर आरएनए। आप ऐसे याद कर रखेंगे, टू मेक मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए के बनाने का काम किसका होता है? आरएनए पॉलीमरेज का जो है वो काम होता है। सेकंड अगर देखा जाए तो एक बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। क्लियर है? सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर के बाद सिग्मा फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से हमेशा क्या करता रहता है? जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जो सिग्मा फैक्टर है वो प्रोमोटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा कि सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रोमोटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एक थर्ड होता है जिसको बोलते हैं रो फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? रो फैक्टर। और रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो रो फैक्टर अब आप देख लीजिए तीन चीजें रिक्वायर हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज, ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा। इसका काम यह होता है कि जितने भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको लाके जोड़ना। जैसे वो डीएनए पॉलीमरेज था ना, वैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है जो मैसेंजर आरएनए को लाके धीरे धीरे बनाएगा। और सेकंड वाला जो है जिसका नाम सिग्मा फैक्टर है, ये प्रोमोटर के रूप में काम जो है वो करेगा। इसी चीज के बारे में बताने वाले हैं, सिग्मा फैक्टर के बारे में। फैक्टर ये प्रोमोटर के रूप में काम करेगा और रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेटर के रूप में काम जो है वो करेगा। आगे यहाँ पे ध्यान, मैं वहां से यहाँ पे लिख रहा हूं, आप देखिए कि यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या लिखेंगे बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर आपस में जो है वो जुड़े होते हैं। सिग्मा फैक्टर जब आपस में जुड़े होते हैं तब इन्हें होलो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? होलो एंजाइम। ठीक है, इन्हें होलो एंजाइम के नाम से समझा जाता है या जाना जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर जो है वो साथ में कंबाइन करते हैं। अब मैं जरा रो फैक्टर के बारे में बता दूं, क्योंकि रो फैक्टर अगर आप नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, पहले रो फैक्टर के बारे में जो खास विशेषता रो फैक्टर की है उसको वन बाय वन लिखते हैं। सबसे पहला है कि रो फैक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, यानी पहचान करवाता है। किसकी? रिकॉग्नाइज द स्टार्टिंग सिग्नल ऑफ द डीएनए। ठीक है, द स्टार्टिंग सिग्नल, रिकॉग्नाइज द स्टार्टिंग सिग्नल ऑन डीएनए। ठीक है, यानी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कहां से होगी इस चीज की पहचान कौन कराएगा? सिग्मा फैक्टर कराएगा। क्लियर है? अब देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट काम है कि वो पहचान करवा रहा है कि भैया आपको ट्रांसक्रिप्शन यहां से शुरुआत करनी है। ठीक है, सेकंड अगर आप देखेंगे वो पहचान ही नहीं करवाता बल्कि क्या कराता है? डायरेक्ट्स द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। डायरेक्ट्स द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज को ले जाके और प्रोमोटर साइट पे जोड़ देता है, यानी उस स्थान पे जाके जोड़ देता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट्स द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और थर्ड जो है वो है इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाता है, तो हम ऐसे बोलेंगे इनहेंस द
स्पेसिफिसिटी, ध्यान दीजिएगा बोलने में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकता है, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, यानी उसकी विशेषता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इनहेंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन की स्पेसिफिसिटी को, यानी स्पेसिफिसिटी को जो है वो बढ़ा देता है। तो ये तीन काम जो है वो कौन करता है, सिग्मा फैक्टर जो है वो करता है। क्लियर, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप मुझे बताइए। तो ये आपका हो गया जो इससे संबंधित जितनी भी चीजें थी, जैसे एंजाइम की क्या आवश्यकता थी, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कितनी चीजें होती हैं, या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या है, ट्रांसक्रिप्शन किस चीज पे बेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन आखिर क्यों उसके दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो इस्तेमाल क्यों नहीं किए जाते। तो ये सारा जो था ये थ्योरेटिकल था, क्या था, थ्योरेटिकल था। और इस थ्योरेटिकल के अंदर हमने ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित चीजें जान ली। अब हमको क्या पढ़ना है, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स हमें पढ़ने हैं। ओके, तो तब तक आप इस चीज को पढ़िए और अच्छे से समझिए, ठीक है। और इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो बताते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर हाँ, और चैनल आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, और आगे जो है उसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।